नमस्कार। इस वीडियो में हम भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के ऐतिहासिक विकास को उस दृष्टिकोण से समझेंगे जैसा एलटीई, एमआरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर के सेकंड पेपर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इन परीक्षाओं में सौंदर्य शास्त्र केवल एक सैद्धांतिक विषय नहीं बल्कि यह एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल राइटिंग स्किल तीनों तरीके से उसकी जांच करता है और उसमें विभिन्न तरीके से पूछे जाने वाले एक क्वेश्चन का विस्तृत तरीके से वर्णन करके समझाता है कि आप इन एग्ज़ाम्स में ये प्रश्नोत्तर को कैसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कला का अभ्यास मानव सभ्यता में अत्यंत प्राचीन है, लेकिन सौंदर्य शास्त्र एक बौद्धिक अनुशासन के रूप में बाद में विकसित हुआ और कैसे भारत में भरत, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और पश्चिम में प्लेटो, अरस्तू और कांट जैसे विचारकों ने कला को समझने की सैद्धांतिक नींव रखी। तो विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के स्वर्ण युग की और कश्मीरी केंद्रित परंपरा रस ध्वनि की और तथा अभी की आधुनिक काल में भारतीय सौंदर्य शास्त्र की मौलिक परंपरा क्यों कमज़ोर पड़ती है, जबकि उसी समय पश्चिम में सौंदर्य शास्त्र राजनीति, समाज और मनोविज्ञान से जुड़कर अपना विस्तार करता है। तो इस लेक्चर का उद्देश्य केवल यह जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको यह सिखाना है कि कैसे पेपर सेकंड में उत्तर को स्ट्रक्चर कैसे करें, किन नामों, अवधारणाओं और कालखंडों पर ध्यान देना ज़रूरी है और अच्छे खासे मार्क के लिए एनालिटिकल क्वेश्चन में संतुलित तथ्यात्मक और आलोचनात्मक उत्तर कैसे लिखा जाता है। यदि आप एलटीई, एमआरएस या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल बेस प्लस एग्जाम रेडी कंटेंट दोनों देने का प्रयत्न करेगा। तो आइए भारतीय एवं पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के ऐतिहासिक विकास को एक परीक्षा उन्मुख, स्पष्ट और क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। तो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ये समझाने का प्रयास करूँगा यहाँ पर कि कैसे एक क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में और उनका एक प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर मैं समझाऊंगा, जिससे आप डिफरेंट तरीके से आने वाले इन क्वेश्चन को इस उत्तर के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के ऐतिहासिक विकास की चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। और भारतीय और पश्चिमी सौंदर्य परंपराओं में सौंदर्य शास्त्र के उद्भव, विकास और पतन की ऐतिहासिक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, या भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के विकास का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। तो ये क्वेश्चन और भी तरीके से भी आ सकता है। तो ओवरऑल इसका हम एक विस्तृत उत्तर के थ्रू समझेंगे, प्लस में उस थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में इससे समझ में आएगी कि समकालीन भारत में उस समय क्या हो रहा था और उसी समय पाश्चात्य संस्कृति में क्या हो रहा था। तो दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन है ये। तो सबसे पहले कला की प्राचीनता और सौंदर्य शास्त्र की उत्पत्ति। तो शैल चित्रकला से सिद्धांत तक कैसे इसकी समृद्धि या विकास हुआ। तो यह एक प्रचलित मान्यता है कि जब रचनात्मक गतिविधियां अपने चरम पर होती हैं तब आलोचनात्मक या सैद्धांतिक गतिविधियां अपेक्षाकृत कम होती हैं, और जब सैद्धांतिक चिंतन तीव्र होता है तो कलात्मक सृजन की गति धीमी हो जाती है। तो ये बहुत पावरफुल और अच्छे तरीके से बता रहा है कि कैसे जब अगर आप क्रिएटिव स्किल में ज़्यादा, जैसे आप पेंटिंग का काम ज़्यादा करते हैं तो आप उस समय प्रैक्टिकल में ज़्यादा आपकी रुचि है तो आप थ्योरेटिकल पार्ट को उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, जबकि अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट को ज़्यादा तरीके से आप उस पर फोकस कर रहे हैं तो आपकी कलात्मक सृजन की गति वहाँ पर धीमी पड़ जाएगी। तो ये बेसिकली यही समझाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि यह कोई अटल नियम नहीं है, या यह भी बता रहा है कि यह कोई अटल नियम नहीं है, फिर भी इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। तो भारत का गुप्त काल और यूरोप का पुनर्जागरण काल ऐसे ही उदाहरण है जहां कला अत्यंत विकसित हुई, लेकिन सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत उतनी तीव्रता से विकसित नहीं हुए। तो ये बता रहा है कि कैसे भारत में गुप्त काल में जहाँ पर और यूरोप का पुनर्जागरण ऐसे उदाहरण है जहाँ पर कला अत्यंत समृद्ध तो हुई, लेकिन वहाँ पर उस हिसाब से सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत उतनी तीव्रता से विकसित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ध्यान प्रैक्टिकली चीज़ों पे लोगों का था। कला का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। 35,000 ईसा पूर्व की शैल चित्रकला इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य बहुत प्रारंभिक काल से ही कला का सृजन करता आ रहा है, किंतु कला के सिद्धांतों का विकास बहुत बाद में हुआ।
क्योंकि उस समय आदमी तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था। जब उसने इन चीज़ों का विकास किया तो उसने सिद्धांतों का भी विकास किया। तो भारत में यह प्रक्रिया लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ होती है। प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे, उन्होंने शैलालीना और क्रोचक्रा जैसे विद्वानों का उल्लेख किया है। हालांकि उनकी रचनाएं अब उपलब्ध नहीं है। मतलब पाणिनि से भी पूर्व 2 विद्वान हुए जिन्होंने सौंदर्य शास्त्र में व्यापक रचनाएं लिखी, परंतु उनके प्रमाणिक जो या फिर उनके जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं वो बचे नहीं हैं। हालांकि उनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उनको बाद के जितने भी स्कॉलर रहे उन्होंने उनको कोट किया है। तो पश्चिम में भी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व महत्वपूर्ण रही, जहाँ प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने सौंदर्य शास्त्र को आकार दिया। तो उस टाइम वेस्टर्न हिस्ट्री में देखें तो प्लेटो और अरस्तु जैसे 2 फिलोसफर्स हुए जिन्होंने एस्थेटिक में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो प्लेटो जो एक दार्शनिक थे, ने एक सौंदर्यवादी दार्शनिक थे, ना कि सौंदर्यवादी, कला के आलोचक थे। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के विपरीत कला के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे। यानी कि अरस्तु का जो कला पे दृष्टिकोण था वो सकारात्मक था, जबकि प्लेटो का नकारात्मक दृष्टिकोण था। प्लेटो ज्ञान पर केंद्रित थे और कला की आलोचना करते हुए उसे वास्तविकता से हीन मानते थे। अरस्तु कला को राहत और भावनात्मक शुद्धि का स्रोत मानते थे, विशेषकर ग्रीस में फैली भीषण महामारियों जैसे कठिन समय में भी। तो यहाँ पर डिफरेंट दोनों के व्यू रहते हैं, जिसमें अरस्तु जो रहते हैं वो एक तरीके से उनका सकारात्मक पर्सपेक्टिव रहता है, जबकि प्लेटो का थोड़ा-सा नकारात्मक, इसलिए वो कला को सत्य से तिगुना दूर मानते हैं। दृष्टिकोण में इस अंतर के कारण कला पर उनके सिद्धांत एक दूसरे से भिन्न हो गए, जिससे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र का आधारभूत काल बन गया। भारत में सौंदर्य शास्त्र का स्वर्ण युग कुछ समय बाद लगभग 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी के बीच आया। तो इस लाइन में बता रहा है कि कैसे दोनों के पर्सपेक्टिव डिफरेंट होने की वजह से दोनों के थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग या फिर उनकी फ़िलॉसफ़ी डिफरेंट थी। और भारत का स्वर्ण युग कुछ समय बाद लगभग 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से या 1ली शताब्दी ईस्वी के बीच आया। यह काल भारत के नाट्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र का एक मूलभूत ग्रंथ है। एक भारतीय सौंदर्य शास्त्र का शुरुआती दर्शन है ये, समझ लीजिए इसके जिसमें नाट्य शास्त्र से संबंधित और सौंदर्य शास्त्र से संबंधित विस्तृत व्याख्या भरत मुनि के द्वारा की गई है। हालांकि भरत की रचना इसी काल की मानी जाती है, लेकिन विद्वान इसके सटीक कालक्रम पर बहस करते हैं। इसी दौरान पश्चिम में लोन्जाइनस और होरेस जैसे विद्वानों ने सौंदर्य संबंधी चिंतन में योगदान दिया। लोन्जाइनस ने उदात्त की अवधारणा पर लिखा, जो कि बाद की शताब्दियों में प्रभावशाली बन गई। तो एक तरीके से उदात्त का परिचय लोन्जाइनस ने दिया। तो उदात्त का मतलब होता है कि उदात्त एक तरीके का सौंदर्य अनुभव है, जो मन को सामान्य सीमा से ऊपर उठा देता है और दर्शक को स्तब्ध कर देता है और आत्मा पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यह एक तरीके से ब्यूटी से अलग होता है और सुंदर और मतलब सुखद और संतुलित होता है, और तीव्र, विराट और भावनात्मक रूप से झकझोरने वाला होता है। जैसे आप एक तूफ़ान को देखते हैं और उसमें तूफ़ान जो अत्यंत विनाशकारी भी होता है, लेकिन वो देखने में अगर आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके भी देखें तो आपको वो सुंदर दिख सकता है। तो उसमें भी एक तरीके का सौंदर्य होता है। तो ये एक तरीके से सौंदर्य से थोड़ा उच्च होता है। तो इस आधार पर ये अत्यंत विराट, भावनात्मक तीव्रता और आत्मिक प्रभाव वाला होता है। इसका पूरी तरीके से वर्णन करना भी संभव नहीं है। तो होरेस की आर्स पोएटिका की बात करें तो होरेस की आर्स पोएटिका कविता कला हालांकि सरल और अत्यधिक प्रशंसित नहीं है, फिर भी इस काल की कुछ गिनी चुनी रचनाओं में से एक होने के कारण उल्लेखनीय है। 2री शताब्दी ईस्वी में भारतीय सौंदर्य संबंधी चिंतन का महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसमें कोहला, रुत्तिला और मातृगुप्ता जैसे विद्वानों ने योगदान दिया। हालांकि उनके अधिकांश से कार्य लुप्त हो गए और बाद के ग्रंथों में केवल उनके संदर्भ मात्र मिलते हैं। तो 2री शताब्दी में बोल रहा है कि भारत में सौंदर्य चिंतन संबंधी महत्वपूर्ण विकास हुए, जिसमें कोहला, रुत्तिला और मातृगुप्ता जैसे विद्वानों ने अपनी रचनाएं लिखी, परंतु उनके कार्य जो थे वो लुप्त हो गए और उनका संदर्भ बाद के ग्रंथों में मिलता है। तो उदाहरण के लिए 10वीं शताब्दी के एक प्रख्यात
विद्वान अभिनवगुप्त ने कोहला के विचारों की प्रशंसा करते हुए उन्हें भरत के विचारों के समान बताया था। इस जीवंत काल के बाद सौंदर्य संबंधी सिद्धांतों में एक अलग अंतराल आया, जिसे कई शताब्दियों तक चलने वाला एक ठहराव कहा जाता है। इस तरह के अंतराल अक्सर प्रमुख प्रगति के बाद आते हैं, क्योंकि लोग नए विचारों को विकसित करने से पहले पुराने विचारों पर चिंतन और उन्हें आत्मसात करते रहते हैं। यह पैटर्न सौंदर्य और राजनीतिक इतिहास दोनों में देखा जाता है, जहाँ सक्रियता के महत्वपूर्ण कालखंडों के बाद अपेक्षाकृत शांति का अंतराल आता है। तो ये अंतराल एक तरीके से इस राजनीति में भी आता है और सौंदर्य शास्त्र में, मतलब वो उस टाइम पीरियड में कोई भी सौंदर्य संबंधी लेखन नहीं किया गया, यानी वहाँ पर एक स्पेस छूट गया। तो एक तरीके से सौंदर्य में अंतराल की अवधारणा को अगर समझे तो इसे इंग्लिश में हैथियस कहते हैं। हैथियस का अर्थ है अंतराल या विराम। जब हम सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में इसका उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी निश्चित समय के लिए नए सिद्धांत या महत्वपूर्ण योगदानों का अभाव होना, यानी सौंदर्य शास्त्र में सृजन और चिंतन की ठहराव वाली अवस्था। पश्चिमी परंपरा में लोंजाइनस और होरस के बाद सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में लगभग 1000 वर्षों तक ठहराव रहा, जो 13वीं शताब्दी तक चलता रहता है। तो इसमें इतना लंबा टाइम पीरियड का हैथियस आता है, यानी कि एक गैप आ जाता है। इस अंतराल का एक संभावित कारण मध्यकाल में अरबों द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपोल, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, का विनाश है, जिसके कारण महत्वपूर्ण विद्वतापूर्ण कृतियों को नुकसान हुआ। एक अन्य संभावना यह भी है कि मतलब यह भी माना जाता है कि इस कालखंड में सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान नहीं हुए। मतलब इस समय में कोई भी लेखन नहीं हुआ और 13वीं शताब्दी तक संत थॉमस एक्विनास जैसे विद्वानों ने सौंदर्य शास्त्र पर ध्यान सौंदर्य के बजाय धर्म और नैतिकता की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। भारत में भी दूसरी शताब्दी ईस्वी के बाद लगभग 6वीं शताब्दी तक इस प्रकार का अंतराल रहा। इस दौरान महत्वपूर्ण विकास नगण्य रहे। हालांकि 6वीं शताब्दी में चित्रसूत्र का उदय हुआ, जो दृश्य कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह विष्णु धर्मोत्तर पुराण का हिस्सा है और चित्रकला के बारे में विस्तृत तकनीक और वैचारिक चर्चा प्रदान करता है। तो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की भांति भारत में भी दूसरी से 6वीं शताब्दी तक एक अंतराल आता है। हालांकि 6वीं शताब्दी में चित्रसूत्र का उदय होता है, जिसमें सौंदर्य संबंधी तकनीक, वैचारिक चर्चा और महत्वपूर्ण सिद्धांत की जानकारी स्पष्ट रूप से मिलती है। तो विद्वान इसकी सटीक तिथि पर बहस करते हैं। अनुमानतः 3री से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक इसको माना जाता है, लेकिन अधिकांश इसे 6वीं शताब्दी में मानते हैं, क्योंकि अजंता चित्रकला से मेल खाता है। 7वीं शताब्दी में दंडी और भामा जैसे विद्वानों का उदय हुआ, जिन्होंने कला में शैली और अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए रीति सिद्धांत को विकसित किया। तो ये बता रहा है कि जो चित्रसूत्र का टाइम पीरियड है उसमें उस बहस का बहुत हिस्सा रहता है, क्योंकि इसके टाइम पीरियड को लेकर मतभेद है। परंतु उसको इस आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि अजंता की जो चित्र शैलियाँ हैं वो उस चित्रसूत्र में लिखी गई विधियों से मेल खाती हैं, इसलिए इसको गुप्त काल से या गुप्त काल के थोड़ा बाद से माना जाता है। और 7वीं शताब्दी में दांडी और भामा जैसे विद्वान आते हैं, जिन्होंने कला में शैली और अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए रीति सिद्धांत विकसित किया। हालांकि वे एक दूसरे का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करते हैं। उनके लेखन से पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे के समकालीन थे और बौद्धिक विमर्श में संलग्न थे। भारत के रससूत्र से भिन्न होते हुए भी रीति सिद्धांत ने भारतीय सौंदर्य शास्त्र में एक नया आयाम जोड़ा। एक अन्य प्रख्यात विद्वान वामन ने 8वीं सदी में रीति सिद्धांत को और परिष्कृत किया। तो इस तरीके से 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रीति सिद्धांत आ जाता है। 9वीं शताब्दी को भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सबसे जीवित काल में से एक माना जाता है, जिसमें विशेष रूप से कश्मीर में विद्वता का विकास हुआ। अब कश्मीरी शैववाद का इस समय विकास होता है। इससे पहले रीति सिद्धांत जो काव्य कला का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जिसका बाद में दृश्य कला पे भी असर दिखाई पड़ता है। उसके बाद कश्मीर में कश्मीरी शैविज़्म आता है। इस काल में रुद्रता और आनंद वर्धना जैसे प्रमुख व्यक्तित्वों का योगदान रहा। आनंद वर्धना ने भाषाई और सौंदर्य सिद्धांत को मिलाकर सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि यानी सुझाव की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ध्वनि थ्योरी का प्रतिपादन एक तरीके से आनंद वर्धना ने किया। इसके बाद कुंतक और राजशेखर ने पूर्व के सौंदर्य संबंधी विचारों का विस्तार किया और नई अंतर्दृष्टि प्रदान की। शंकुक ने चित्रतुर्गानी सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो द्वारा कला पर उठाई गई आपत्तियों का समाधान किया और कला के उद्देश्य और वैधता पर चल रहे वाद विवादों को सुलझाया। तो एक तरीके से रीति और ध्वनि सिद्धांत के बाद शंकुक ने चित्रतुर्गानी सिद्धांत में प्लेटो
को एक तरीके से चैलेंज किया और उनके क्रिटिकल एनालिसिस किया उनकी थ्योरियों पर। भट्ट नायक और भट्ट लोलत ने भारत के नाट्यशास्त्र पर टिप्पणी की। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि भट्ट नायक और भट्ट लोलत ने भारत के नाट्यशास्त्र पर टिप्पणी की और भारतीय सौंदर्य शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभिनवगुप्त इस युग के सबसे प्रभावशाली विद्वान हुए। इन्होंने क्या किया, पूर्व के सिद्धांतों का संश्लेषण किया और रस सिद्धांत को परिष्कृत किया और भारतीय सौंदर्य और दार्शनिक चिंतन में एक केंद्रीय व्यक्ति बन गए। तो इन्होंने भरत मुनि के द्वारा बताए गए 8 रसों में एक नवा और शांत रस जोड़ा, जिससे एक तरीके से रस सिद्धांत का परिष्करण हुआ। यह काल गहन विद्वतापूर्ण गतिविधियों से चिन्हित था, विशेष रूप से कश्मीर में और कश्मीर शैवात परंपरा में गहराई से निहित था, जिसने उस समय के बौद्धिक कार्यों को काफ़ी प्रभावित किया। इसके बाद भारतीय परंपरा के महानतम विद्वानों में से माने जाने वाले अभिनवगुप्त को 75 से अधिक रचनाओं का भी श्रेय दिया जाता है। हालांकि सौंदर्य शास्त्र में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान अभिनव भारती है, जो भरत के नाट्य शास्त्र पर एक टीका और ध्वनिया लोक लोचना भी है, जो आनंद वर्धन के ध्वनि लोक पर एक टीका है। तो कुल मिलाकर अभिनव भारती जो है भारत के नाट्य शास्त्र का टीका है, और जो ध्वनि लोक लोचना है वो आनंद वर्धन के ध्वनि लोक का एक टीका है। तो अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत को परिष्कृत किया, विस्तारित किया और सौंदर्य शास्त्र में क्रांति ला दी, ठीक उसी तरह जैसे पश्चिम में इमैनुअल कांट ने किया था, जिससे उन्हें भारतीय विद्वतापूर्ण परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। 9वीं शताब्दी, जिसके बाद अभिनवगुप्त फले फूले और बौद्धिक गतिविधियों का एक जीवंत काल था। विशेषकर कश्मीर में रुद्रता, आनंद वर्धना, शंकुका और अन्य विद्वानों के महत्वपूर्ण योगदान के साथ 11वीं शताब्दी में मोहम्मद राजशेखर और क्षेमेंद्र जैसे विद्वानों ने इस बौद्धिक परंपरा को आगे बढ़ाया। क्षेमेंद्र ने औचित्य यानी औचित्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसमें कला और साहित्य में संतुलन और उपयुक्तता के महत्व पर बल दिया गया। शिल्प ग्रंथों में मम्मता का योगदान भी महत्वपूर्ण था। 12वीं शताब्दी तक भोज और हेमचंद्र जैसे विद्वान उभरे, लेकिन उनका कार्य मौलिक नए विचारों को प्रस्तुत करने के बजाय पूर्व सिद्धांतों के तकनीक परिष्करण पर अधिक केंद्रित था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई नए सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांतों की खोज नहीं की, बल्कि पूर्व सिद्धांतों पर अपने नए विचार प्रस्तुत किया, उनको थोड़ा सा क्रिटिक किया। अब बारी आती है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र का पतन कब होने लगता है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र का पतन 13वीं शताब्दी में भारतीय विद्वानों का योगदान कम हो जाता है, जबकि यूरोप में उसी समय संत थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों ने ईसाई सौंदर्य शास्त्र को आकार दिया। सदियों के गुप्त प्रचार के बाद यूरोप में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे ईसाई धर्म ने रोमन कला की भव्यता और ग्रीक कला में मानवतावाद से अलग अपनी कला और सौंदर्य शास्त्र का विकास किया। ईसाई सौंदर्य शास्त्र ने आम लोगों के लिए सुलभता और जुड़ाव को प्राथमिकता दी, जो बाद में गोथिक और रोमनस्क शैलियों में विकसित हुए। और 14वीं से 15वीं शताब्दी की बात की जाए तो पुनर्जागरण ने ग्रीक रोमन आदर्शों को पुनर्जीवित किया, जिससे कलात्मक प्रतिभा का उदय हुआ, लेकिन सैद्धांतिकरण सीमित रहा, क्योंकि लियोनार्डो डा विंची और माइकल एंजेलो जैसे कलाकार अकादमिक चर्चा की तुलना में सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। कुल मिलाकर इन्होंने प्रैक्टिकली चीज़ों पे, कला की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया और सैद्धांतिक चीज़ों पर उन्होंने कम ध्यान दिया। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का पतन 16वीं शताब्दी तक भारतीय सौंदर्य शास्त्र में दक्षिण में अयप्पा दीक्षित और उत्तर में जगन्नाथ जैसे व्यक्तित्व देखने को मिले, जिन्होंने महत्वपूर्ण नए विचारों को प्रस्तुत किए बिना पूर्व सिद्धांतों, विशेष रूप से भरत के रस सिद्धांत पर टिप्पणी की। इसने भारतीय सौंदर्य शास्त्र के मौलिक योगदान के क्रमिक पतन को चिन्हित किया, जो इसकी विद्वतापूर्ण परंपरा के अंत का संकेत था। तो 16वीं शताब्दी के बाद भारतीय सौंदर्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक योगदानों में गिरावट देखी गई। तो यहाँ से भारतीय सौंदर्य शास्त्र का पतन आरंभ हो जाता है। इसके बाद आधुनिक पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र का उदय होता है। तो आश्चर्यजनक रूप से 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान जब भारत की विद्वतापूर्ण परंपरा स्थिर थी, उसी समय पश्चिम सौंदर्य शास्त्र ने अभूतपूर्व विकास का अनुभव किया। 18वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर बाumgarten ने सौंदर्य शास्त्र या एस्थेटिक शब्द का परिचय दिया, जिससे कला के दर्शन से हटकर एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र का निर्माण हुआ। इमैनुअल कांट ने उनका अनुसरण किया और पूर्ण आदर्शवाद की अपनी अवधारणा से पश्चिमी दर्शन और सौंदर्य शास्त्र को गहराई से प्रभावित किया, जो आज भी दार्शनिक विमर्श को आकार दे रही है। फिर 18वीं शताब्दी के एक अन्य प्रमुख विचारक हेगेल ने भी अपना अमिट प्रभाव छोड़ा, जिन्होंने ललित कला का तर्कसंगत विवरण या विभाजन प्रस्तुत किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पश्चिमी विद्वानों की संख्या में वृद्धि हुई, जिन्होंने सौंदर्य शास्त्र में विविध दृष्टिकोणों का योगदान दिया। तो बेनार्डो क्रोचे, आर जी कॉलिंगवुड, क्लाइव बेल, रोजर फ्राई,
I.A. रिचर्ड और सुसान लैंगर जैसे विचारकों ने सौंदर्य सिद्धांत में नई दिशाओं का अन्वेषण किया। तो यहाँ से पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र का एक तरीके से स्वर्ण काल शुरू हो जाता है, जो आधुनिक सौंदर्य में विशिष्ट हिस्सा है। 19वीं शताब्दी के अंत तक सौंदर्य शास्त्र का ध्यान सुंदरता और कला के पारंपरिक विचारों से हटकर राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आयामों जैसी व्यापक चिंताओं की ओर स्थानांतरित हो गया। उदाहरण के लिए मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र ने तर्क दिया कि कला राजनीतिक होनी चाहिए और गैर राजनीतिक कला को केवल सजावट के रूप में देखा गया या देखा जाना चाहिए। और नारीवादी सौंदर्य शास्त्र की बात करें तो उसने लैंगिक परिप्रेक्ष्यों को प्रस्तुत किया, यानी फेमिनिस्ट स्कॉलर या फेमिनिस्ट एस्थेटिशियन ने क्या किया, जेंडर पर्सपेक्टिव को प्रस्तुत किया और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ों को उजागर किया और मौजूदा मानदंडों की आलोचना की। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि जेंडर पर्सपेक्टिव से एस्थेटिक को डिफाइन किया गया, जिसमें मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को रिप्रेजेंट किया गया एक तरीके से, कास्ट बेस्ड और रेस और जेंडर और सेक्सुअलिटी पे भी चर्चा की गई। फ्रायड जैसे विचारकों से प्रभावित मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों ने कला में छिपे अर्थों की परतों को उजागर करने पर जोर दिया। इस प्रक्रिया को ज्ञान का पुरातत्व कहा। 20वीं शताब्दी में संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद ने यानी स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने सौंदर्य शास्त्र के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। इन सिद्धांतों ने कला और सौंदर्य को केंद्रीय विषय मानने के बजाय अमूर्त अवधारणाओं और व्यापक सांस्कृतिक और भाषाई संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसके विपरीत 20वीं और 21वीं शताब्दी के भारत ने सौंदर्य दर्शन में अपना नगण्य योगदान दिया है। उल्लेखनीय अपवादों में आनंद कुमार स्वामी का भारतीय कला का अन्वेषण, V.S. नरवणे का आर्ट्स एंड मैन में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिकरण करने का प्रयास और श्री अरविंदो का अपने आध्यात्मिक दर्शन के भाग के रूप में सौंदर्य शास्त्र पर लेखन शामिल है। हालांकि इन योगदानों को वैश्विक विद्वतापूर्ण जगत में महत्वपूर्ण मान्यता नहीं मिली, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय मान्यताओं के आधारभूत सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किए गए। यह व्यापक अवलोकन सौंदर्य शास्त्र में कला और सौंदर्य से संबंधित पारंपरिक चिंताओं से हटकर नए अंतःविषयक दृष्टिकोण की ओर हुए बदलाव को दर्शाता है। विशेष रूप से पश्चिमी चिंतन में कभी गहन रहे भारतीय योगदान आधुनिक युग में लगातार कम होते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष की बात करें तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र एक समय अत्यंत गहन, दार्शनिक और सुसंगठित परंपरा रहा है, जिसने रस, ध्वनि और औचित्य जैसे सिद्धांतों के माध्यम से कला को अर्थ और अनुभूति प्रदान की। किंतु मध्यकाल के बाद उसकी मौलिक सिद्धांतिक परंपरा धीरे धीरे क्षीण होती गई और इसके विपरीत आधुनिक पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र ने कला को सामाजिक, राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भों में समझते हुए नए और बहुविषयक दृष्टिकोण विकसित किए। इस प्रकार जहाँ भारतीय सौंदर्य शास्त्र की ऐतिहासिक उपलब्धियाँ आधारभूत और कालजयी हैं, वहीं आधुनिक युग में सौंदर्य चिंतन का महत्वपूर्ण या नेतृत्व मुख्यतः पश्चिमी परंपरा के हाथों में चला गया। तो कुल मिलाकर एक विस्तृत प्रश्न उत्तर की चर्चा की गई, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के ऐतिहासिक विकास की चर्चा को दर्शाया गया, या फिर उसके बीच तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत किया गया, या फिर दोनों भारतीय और पश्चिमी परंपराओं में सौंदर्य शास्त्र के उद्भव, विकास और पतन की ऐतिहासिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तो इस तरीके से आप एक विस्तृत उत्तर के अनुसार आप सॉर्ट भी कर सकते हैं और इसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को भी मजबूत कर सकते हैं कि कैसे ईस्ट में और वेस्ट में एक साथ क्या क्या चीज़ें घटित हो रही थी। धन्यवाद।